नमस्ते। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा रही है। संस्कृत देवों की भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं के जननी है। संस्कृत लेकिन क्या वर्तमान समय में वैकल्पिक भाषा के तौर पे रह गई है संस्कृत? इस विषय पे सभी हम बातें जानेंगे रवि जी से। रवि जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप है रवि जी, आप पूर्व में सरकारी जॉब करते थे, इंजीनियर रह चुके हैं। आपके माध्यम से एक पुस्तक भी आपने लिखा है, ऋषि। तो आइए हम जानकारी लेते हैं संस्कृत के विषय में। रवि जी, जब संस्कृत का विषय आता है तो संस्कृत जो शब्द है संस्कृत ही क्यों रखा गया है इस विषय पे? इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भाषा का निर्माण हुआ है तो उसमें उसका अर्थ निकल के आना चाहिए, उसका भाव निकल के आना चाहिए। तो अगर इसको संधि विच्छेद एक प्रकार से करें तो समकृत, तो सम मतलब सम्यक, अच्छा, कृत मतलब हम क्रिएशन कह सकते हैं, अच्छा एक क्रिएशन। तो जिसकी कृति, जिसका निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हुआ हो, वहाँ पर हम इस शब्द का भाव समझ सकते हैं। वो हम भाषा कह रहे हैं संस्कृत। यानी कि हर कुछ न कुछ शब्द के माध्यम से संस्कृत को बनाया गया है। किसी भी शब्द का निर्माण संस्कृत में हुआ है, उसमें उसकी भाव, उसका गुण, उसका जो विशेषता है वो झलकता है। जैसे जल, हम पानी को जल कहते हैं, तो संस्कृत में हम देखते हैं कि वो इस तरह से समझता है कि जल भी अपना ठोस रूप में जाता है, वो जड़ता की ओर जाता है, बर्फ बन सकता है। तो इसलिए उसका नाम जल है। वो जड़ से देखिए मिलता जुलता है। तो संस्कृत में पानी के लिए 30 शब्द है अलग अलग। तो भाषा देखिए कितनी वैज्ञानिक है कि पानी का जो गुण है उसको समझ करके उस शब्द का निर्माण किया गया कि इसे हम जल कहेंगे। जैसे किन्हीं ने कहा कि गाय को गाय ही क्यों कहते हैं, तो पता चलता है गाय, गो एक शब्द से बना है जिसको पृथ्वी का भी एक नाम से जाना जाता है। और इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी चूंकि भ्रमण करते रहता है और गाय भी भ्रमण करती रहती है, इसलिए गाय का नाम गाय पड़ा। तो जो गौ शब्द है, तो जो चलायमान है, जो स्थिर नहीं है, जो मूवमेंट कर रहा है। तो गाय भी घूमती है, गाय भी चरती है और पृथ्वी भी घूम रही है। तो पृथ्वी भी गौ से हम डिनोट कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं। और गाय तो गौ नाम से हम जान ही रहे हैं। तो वो उसका मूल अर्थ में है जो स्थिर नहीं है, जो मूव कर रहा है। तो इसे एक और बात निकल के आती है कि मैंने हमें पता था कि पृथ्वी घूम रही है। चपटा होना, गोल होना तो चलिए, अगर समुद्र में आप हैं, नाव चला रहे हैं, तो एक क्षितिज के बाद अगर आपको कुछ दिखना बंद हो जाए, मतलब आपको एक पेड़ दिख रही है और कुछ दूर जाने के बाद नई पेड़ दिखने लगे, तो इसका मतलब कोई चीज ऐसे मुड़ी हुई है। तो समुद्र यात्रा करने से पता चला कि गोल है पृथ्वी, लेकिन घूम रही है, वो शब्द से पता चलता है कि उन्होंने गौ कहा पृथ्वी को। तो आप समझ सकते हैं संस्कृत भाषा, वो शब्द का निर्माण में ही उसकी साइंटिफिक प्रॉपर्टी सब वैज्ञानिक कारण। जी बिल्कुल। तो प्राचीनतम समय में जब संस्कृत की बात करते हैं कि प्राचीनतम भाषा है, तो क्या लगता है कि प्राचीनतम समय में क्या स्थान रही होगी संस्कृत की? बिल्कुल स्थान तो रही होगी, जैसे हर भाषा की रहती है। जैसे इंग्लिश भारत में नहीं होगी 300 साल पहले, अभी इंग्लिश है। इंग्लिश क्योंकि विज्ञान की भाषा है, तो जिसको साइंस पढ़ना है, जिसको विदेश जाना है, इंटरनेशनल कनेक्शन बनाना है, तो इंग्लिश उसका माध्यम है। तो प्राचीन काल में संस्कृत भी इंटरनेशनल कनेक्शन हुआ करता था, क्योंकि जो ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि इटली में भी जो रेट चार्ट है, मान लीजिए क्रय और विक्रय का जो मूल्य है, इस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, वो संस्कृत में होते थे रेट चार्ट। तो संस्कृत में क्यों होते थे? क्योंकि जो खरीदार है वो भारत से आएंगे और उस भाषा को समझेंगे और अपना बिजनेस और व्यापार करेंगे। तो जब रेट चार्ट, जैसे इंग्लिश में शेयर मार्केट होता है, तो उस समय जो आपका मंडी हो या मार्केट हो, वहाँ पर संस्कृत में लिखा होता था। तो प्राचीन काल में ये विश्व को जोड़ने वाली भाषा में से एक रही है। जैसे अभी अंग्रेजी का बोलबाला उस समय संस्कृत की हुआ करती थी, लेकिन कई पुस्तकों में खास करके वामपंथी विचारधारा वाले जो होते हैं वो जोड़ते हड़प्पा सभ्यता से कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा संस्कृत शब्द का उल्लेख कहीं नहीं कि यहाँ के लोग द्रविड़ थे, वो संस्कृत नहीं बोलते थे। संस्कृत बाहर की भाषा है, लोग आक्रांता आए हैं और संस्कृत बाहर से अपनी भाषा को थोप रहे हैं, ऐसा क्या है? इसमें 3-4 बातें आ गई। सबसे पहले आर्य और द्रविड़। तो द्रविड़ है ज्योग्राफी, एक क्षेत्र का नाम होता है, और आर्य है एक व्यवहार, एक सभ्य व्यक्ति आर्य है संस्कृत में अगर हम जाएं तो। जैसे राहुल द्रविड़ हमारे क्रिकेटर, तो वो आर्य हैं क्योंकि वो सभ्य प्रतीत होते हैं। तो नाम द्रविड़ है, तो द्रविड़ क्षेत्र से संबंधित, जैसे साउथ इंडिया को आप द्रविड़ कह सकते हैं। ज्योग्राफी, आर्य कोई ज्योग्राफी नहीं है, वो एक विशेषण है।
तो पहला तो कंफ्यूजन ये कि जिसने भी थ्योरी बनाई उसको इतना भी मूल ज्ञान नहीं था कि क्षेत्र को और विशेषण को आप एक साथ कैसे ला सकते हैं। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई एक छिपा हुआ कोई दूसरा प्लान है कि इस थ्योरी को हम लाएंगे तो उससे क्या होगा। तो पहले तो इस थ्योरी को लाया क्यों गया, एक प्रयोजन देना बहुत जरूरी है। प्रयोजन यह है कि जब ब्रिटिश यहां पर आक्रमण किए तो अगर मैं ये लॉजिक दूं कि लुटेरे को मैंने लूटा है जी। तो मेरा क्या दोष इसमें, मैंने तो डकैतों की डकैती की है। तो इसमें दो चीज हो गया, आपको डकैत भी बोल दिए उत्तर भारतीय को लूटा और का खुद माल को, लेकर के बेचना। और खुद को थोड़ा मोरली अच्छा बता दिए क्योंकि हम तो चोर का लूट रहे हैं, क्योंकि आप आ रहे थे, आए भारत के मूल निवासियों को खदेड़ दिया, लूटा यहाँ के लोगों को, अपनी संस्कृत भाषा लाई यहाँ पर, और बाद में हम आप पर राज कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है लुटेरों पर राज करना। दूसरा, इसमें सुपीरियोरिटी ये निकल के आई संस्कृत की, क्योंकि ये जो इंडो जर्मन या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें समानता बहुत है संस्कृत के साथ, खासकर जो जर्मनी के साथ हम लोग मतलब रखते जी। हैं। और जिस समय ये थ्योरी लिखी जा रही थी तब ये देखा गया कि दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका के मूल निवासियों पे बाहर के कोई कब्जा कर रहे हैं, ब्रिटेन जो है पूरे दुनिया पे कब्जा कर रहा है, फ्रेंच अपनी कॉलोनी बना रहा है, डच अपने लोग कॉलोनी बना रहे हैं। मतलब एक सभ्यता दूसरे सभ्यता पर आक्रमण कर रही है, राज कर रही है। और संस्कृत क्योंकि कम बोल रहे हैं लोग, तो उनको ये लगा कि ये भी कोई पुराने काल में हम कभी गए होंगे, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो संस्कृत से मिलती है और हम पहले भी भारत आए हैं, इस बार हम दोबारा आ रहे हैं। तो ये वो मानना को तैयार नहीं थे कि हमारे पूर्वज, मतलब यूरोप के और उनके पूर्वज जो हैं, स्टेप्स जो बोलते हैं, उनके पूर्वज जो भारत में भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो भारत गरीब दिख रहा है, तो वो तो समृद्ध है, तो उनके पूर्वज भारत के कैसे मूल हो सकते हैं। तो मान नहीं सकते थे कि संस्कृत का मूल भारत है, और संस्कृत से जुड़ाव क्योंकि यूरोप का निकल गया, तो उन्होंने, यूरोप नहीं कहेंगे, वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का जो क्षेत्र, जर्मनी वाला जो क्षेत्र, रशिया वाला कुछ क्षेत्र जो है, तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि मूल निवासी यहाँ से सब गए थे, तो घोड़े भी लेके गए, इनको युद्ध कला भी नहीं आती थी, इनको राज्य चलाना नहीं आता था। तो एक थ्योरी बनाई गई जिसमें संस्कृत एक कड़ी है। अगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की भाषा संस्कृत निकल आती तो सारा जो धूल है वो हट जाता। और वही यज्ञ देवम जी ने किया, जो 2 महीने पहले उन्होंने क्लेम किया, लगे हुए तो वो 2 साल से थे, कि वो जो सिंबल है, जो चिन्ह है, मछली का चिन्ह बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, या अलग अलग जो चित्रकारी है, तो वो कुछ लोग बोलते थे तमिल है, कुछ लोग बोलते थे संस्कृत है, कुछ लोग बोलते थे नहीं उससे भी कोई पुरानी भाषा है, अभी भी लिपि है कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन उसको अब पढ़ा जा चुका है। और उसमें जो अब शब्द जो निकले वो वैदिक देवताओं के नाम निकल के आ गए। इसका मतलब वो वैदिक सिविलाइजेशन हुआ। शिव जी का वहाँ प्रतिभा मिली है, वो तो पशुपति जी का तो फोटो मिलता ही था, लेकिन उन्होंने थ्योरी बनाने वाले ने कह दिया कि ये शिव जी ये ट्राइबल गॉड है, उस समय के जानवरों के बीच में रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वैदिक, अगर शिव पुराण की कोई बात वहां निकल के आ जाती और जो आ गई, तो फिर ये कोई अलग सभ्यता नहीं है, ये प्रूफ हो गई। ये जो अभी की जो सभ्यता है कि पहले हम नदी की पूजा करते हैं, रुद्र की उपासना करते हैं, इंद्र की उपासना एक समय तक करते थे, तो वो जब मिल गई वहां, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चल गया, तो क्लियर हो गया कि ये वही सभ्यता है जो महाभारत में भी जो कहानियों में है, ये सभी एक कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है। मतलब संस्कृत भी मूल भाषा यहीं की है। तो आपके अनुसार क्या संस्कृत जो भाषा है वो यहाँ से मध्य एशिया से लेकर के जर्मनी तक गई है, लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं, चूंकि जर्मनी अपने आप को आर्यन कहते हैं, खास करके आप जब हिटलर के इतिहास को देखेंगे तो हिटलर का कहना है कि हम पूर्ण रूप से हम लोग आर्यन है और मेरा कर्म है कि विश्व पर राज करना। और अभी चूंकि जर्मनी में संस्कृत काफी अधिक पढ़ाई जाती है, तो कुछ का कहना है जर्मनी से ही कहीं ना कहीं उठ करके संस्कृत आई है। तो आपको क्या लगता है, आई है या फिर संस्कृत यहाँ से गई है? कॉमन सेंस ये कहता है कि जहाँ की जो भाषा होगी वहाँ पर ही उसका साहित्य होगा। हम सभी झारखंड में रहते हैं, तो खोट्ठा का साहित्य सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? झारखंड में, ठीक है। 1000 साल बाद खोट्ठा कहीं और चली जाए और वो बोले कि जर्मनी से खोट्ठा झारखंड आई है, लेकिन जो लेखक मिलेंगे, ऑथर मिलेंगे, वो सब झारखंड के मिलेंगे। तो इससे क्या समझ में आएगा? तो वेद लिखे गए सरस्वती नदी के किनारे, जी, ऋषियों के नाम है यहाँ के, उसमें कुरुक्षेत्र शब्द है, अगस्त्य मुनि है, लोपा मुद्रा जैसी ऋषिका है, ऋषिकश्यप है, वशिष्ठ जी का नाम है। तो लोग होंगे यहाँ पे, साहित्य होगा यहाँ का,
और मूल निवासी हो जाएंगे वहां के। यानी कि उनकी जो विचारधारा, जो बोलने का ढंग है, कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को तोड़ने और मिथ्या साबित करने का बिल्कुल प्रयास ये है। तो कॉमन सेंस है ना, भाषा जहां की होगी साहित्य वहीं पे होगा ना, उसी क्षेत्र का वर्णन होगा। अच्छा, आप जो कहते हैं कि उस समय वेदों की रचना की गई है, उत्तर वैदिक काल से ही संस्कृत फली और फूली है, तो वर्तमान संस्कृत की जो भाषा है हमें लगता है कि सरल है, या फिर जो प्राचीनतम की भाषा संस्कृत है वो सरल है, या फिर दोनों में संस्कृत में अंतर क्या है? दोनों भाषा की बोलचाल की हो गया या फिर लेखनी की हो गया? पहली बात है कि टूटी फूटी बात करना सरल माना जाता है, उसको लयबद्ध लिखना कठिन माना जाता है, और फिर कविताओं में लिखना सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो जो छंदों में लिखी हो, जो लय में लिखी हो, जो कविताओं में लिखी हो, वो तो कठिन होगा ही। पहली बात जी। वो आम बोलचाल नहीं हुई, उसको तो इसलिए वेद को पढ़ने के लिए वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। मतलब आपको निरुक्त आना चाहिए, कल्प आना चाहिए, ज्योतिष आना चाहिए, छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण की समझ होनी चाहिए। तो जहां मेहनत लगा के कोई चीज को समझने का प्रयास किया जाए वो कठिन है। अब व्हाट्सएप में हम लिखते हैं तो शॉर्टकट लिखते हैं, इमोजी डाल देते हैं, क्या करे के यार। ठीक है। तो आम बोलचाल तो जितना कम मेहनत लगे मेरी बात सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। तो समय के साथ एब्रिविएशन और भाषा जो है उसका क्षय ही होता है, साहित्यिक रूप से वो निकृष्ट बन रहा है, वो खराब ही हो रहा है। तो कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी की जो भाषा है वो कविताओं में हम संस्कृत में बात नहीं कर रहे हैं। अगर अष्टाध्यायी के आसान व्याकरण के नियमों को लगा करके आपने किसी बात को कहा, तो बोलचाल की भाषा सरल ही होती है, साहित्य की भाषा कठिन होती है। वो चाहे आज का समय हो चाहे प्राचीन समय हो। तो प्राचीनतम समय में बोलचाल की भी भाषा तो कठिन रही होगी, क्योंकि साहित्य उसी भाषा में लिखा गया है। अगर आपके व्यवहार में ही है, एक बच्चे को आप जो भी सिखाते हैं वो तो सीखता जाता है। तो कठिन उसके लिए, मान लीजिए 12 साल 15 साल 25 साल आपकी उम्र हो गई, आपने कभी भाषा को नहीं सीखा, तो भाषा को साइंस की तरह आप नहीं सीख सकते कि एक व्याकरण है, ये वोकैबुलरी है, ये डिक्शनरी है, उसको बोल के ही सीखा जा सकता है। तो व्यवहार में अगर भाषा नहीं होगी तो बिल्कुल कठिन होगा। यदि आप भारत में कई गांव जाएंगे वहां संस्कृत उनकी भाषा है, उड़ीसा में कई गांव हैं, कर्नाटक केरल में भी है। बिल्कुल। उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे इंग्लिश या बाकी भाषाएं उनको तार्किक नहीं लगती है, कठिन लगती है, ये उनके लिए आसान लगती है। यानी कि प्राचीनतम में संस्कृत जो बोलते थे वो विद्वान ही होते थे। ये कहता है कि जो भारत है मानव सभ्यता के केंद्र बिंदु था, 50,000 वर्षों तक विश्व में एक दर्शन देता था भारत। तो क्या भारत की संस्कृति इतनी कमजोर हो गई, या फिर इसकी सभ्यता इतनी कमजोर हो गई कि 800 वर्षों मुगल आने, अरब आए, ब्रिटेन आए, इतने ही वर्षों में मेरी संस्कृत पतन हो गया? संस्कृत तो 800 वर्षों में नहीं पतन हुआ, संस्कृत राजा राम मोहन रॉय के बाद पतन हुआ, जिसको समाज सुधारक कहा जाता है। यानी कि आप उसको दोष दे रहे हैं राजा राम? उन्होंने ही विद्यालय बंद करवाए, संस्कृत विद्यालय भारत में सबसे पहली बार। यानी कि तो पहले से कोई व्यक्ति है कि राजा राम मोहन राय के काम पर प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं? प्रश्न चिन्ह जो उन्होंने किया वो रिकॉर्ड में है, संस्कृत विद्यालय बंद कराने के लिए उन्होंने ही कार्य किया था। क्यों, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है? अब वो नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन बंद उन्होंने ही कराया। और 2.5 लाख गुरुकुल हैं भारत में रहे ब्रिटिश के टाइम में। तो जो सर्वे किया गया, ब्रिटिश एम्पायर की खूबी क्या थी कि किसी को बर्बाद या तोड़ना है तो पहले जानना है कि उसकी शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है जी। तो उन्होंने ये देखा कि जब 30% भी लिटरेसी रेट नहीं है ब्रिटेन में, तब भारत में 97% लिटरेसी रेट है। ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो 2.5 लाख गुरुकुल हैं ये सभी एक वृक्ष के नीचे किसी कुटिया के पास प्रकृति के बीच में रह करके ये गुरुकुल की पढ़ाई कर रहे। और ये बात कब पता चली? ये बात तब पता चली जब कांग्रेस ने इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनाई। कांग्रेस ने ये बनाई कि जब भारत में लगा कि ये भाषा के आधार पर देश बट रहा है, जैसे कि अभी तो मराठी और कन्नड़ भी प्रारंभ हो गया, पहले तमिल और हिंदी चल रही थी। ठीक है। झारखंड के संस्कृत से ही निकला हुआ एक भाषा है। हाँ, वो तो है ही। अब झारखंड में जैसे है कि बाहरी भाषा नहीं चलेगी, है ना। तो जो भाषा की लड़ाई है इसमें जब राजनीतिक है, राजनीतिक तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल राजनीतिक है, क्योंकि जिस भी चीज से भावना जुड़ी होती है उसी में भीड़ आएगी। बहुत पहले एकदम आसान बात है। ठीक है। जैसे बेरोजगारी आप बोलिएगा, इसमें भावना नहीं है,
असली समस्या बेरोजगारी है, लेकिन उसमें भीड़ नहीं आती है, भाषा पे भीड़ आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी जब बनाई तो देखा कि भारत को जोड़ता क्या है उसको पता लगाया जाए। तो महात्मा गांधी के शिष्यों में से थे तो धर्मपाल जी, उनको वो गए ब्रिटेन, वहां की लाइब्रेरी में ब्रिटिश सर्वे निकाला कि अंग्रेज भारत को जब गुलाम बनाए उसके पहले का भारत क्या था, उन्होंने कैसे देखा भारत को। तो जब रिकॉर्ड किया उन्होंने तो उसमें देखा कि ये तो सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं भारत की जी। तो उसमें जो भाषा है वो संस्कृत भाषा की ही बात हो रही है, ठीक है। तो बोलने का क्या मतलब है कि भाषा ठीक है सर्वसामान्य नहीं है, रिसेंट में वो प्राकृत है, अपभ्रंश है, मगही है, मैथिली है, अवधी है, लेकिन प्राचीन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप साइंस क्या कहेगा कि absence ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस इटसेल्फ, मतलब किसी चीज का प्रमाण नहीं मिलना, उसके आधार पर आप प्रमाणित मत करिए चीजों को। हम जैसे कोई चीज को ढूंढने जा रहे हैं, हमें नहीं मिला वो, तो हम मान ले कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई 100 साल बाद अगर किसी ने कुछ ढूंढ लिया जी। तो उसको ओपन रखना चाहिए कि ऐसा भी संभव है और ऐसा भी संभव है, क्लेम नहीं कर सकते आप। तो जो सामाजिक विज्ञान वाले लोग हैं, सोशल साइंसेस वाले, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, वो भावनाओं और विचारधारा पे कार्य करते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा, और साइंस बोलेगा उसको प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। और साइंटिस्ट अपने आप को गलत भी बोलता है कि आइंस्टीन आएंगे तो न्यूटन भी गलत होगा। गलती होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्ञान में हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें सत्य का पता चलना चाहिए। हम साइड क्यों ले रहे हैं कि यही मेरा वाला सत्य सत्य है, सामने वाला का सत्य सत्य नहीं है। कोई अब सरकारी विद्यालय में चाहिए तो कुछ नहीं तो एडिशनल विषय क्या है तो संस्कृत रख लो, ठीक है, 35-36 नंबर मिल जाए, पास हो जाएगा। तो अभी में क्या महत्वता रही है, संस्कृत में क्या महत्वता है, अभी क्या वैकल्पिक भाषा है, या फिर इसमें कुछ आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आप क्यों संस्कृत लोगे, दूसरा कुछ पढ़ो। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत का कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में वो इतना सरल होता है कि बनाया ही गया है कि किसी तरह पास ही कर जाए, इतना सरल होता है संस्कृत। तो उसको लिया जाता है पहले तो सरलता को देख करके। एक विद्यार्थी देखता है कि इसमें कम समय, कम मेहनत, हम यूपीएससी का ऑप्शनल भी ले सकते हैं, हमको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के विद्यार्थियों की तरह ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो सरलता के लिए लोग आते हैं, पहली बात। उससे कोई साहित्यिक नॉलेज आपकी नहीं आती, आपको कितना भी संस्कृत का ज्ञान हो, शास्त्र में क्या लिखा है वो आप डिकोड नहीं कर पाओगे, जो पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरी बात, लोग नालंदा जल गई इस पे बात करते हैं। 1 करोड़ ग्रंथ भारत में है, पांडुलिपियां बची हुई जी। 1 करोड़ जलने के बाद भी, क्योंकि एक बुक की एक ही एडिशन की एक ही कॉपी नहीं बनती है जी, हर पुस्तक की कई कॉपियां बनती है। तो एक लाइब्रेरी को आप जला दोगे तो ऐसा नहीं कि पुस्तक समाप्त हो गया, पहली बात, ठीक है। तो अगर मुझे आयुर्वेद सही से समझना है, आयुर्वेद सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में, मान लीजिए 800 पेज की पुस्तक है, सारे श्लोक संस्कृत में हैं, तो अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो किसी ने अगर गलत ट्रांसलेशन किया होगा, गलत दवाइयाँ बनी होंगी, तो उसमें इनोवेशन रिसर्च, हम आयुर्वेद की सेवा ही नहीं कर पाएंगे यदि संस्कृत मेरे पास ज्ञान ना हो। तो संस्कृत से रोजगार ना हो करके जिस प्रकार इंग्लिश इंडस्ट्री में मदद करता है, उसी तरह आपको अच्छा वैद्य बनना है, अच्छा योगाचार्य बनना है, संस्कृति के बारे में सही सही बात जाननी है, संस्कृत भगवत गीता को सही सही समझना है, रामायण को सही सही समझना है, उसकी वो भाषा है। तो संस्कृत साहित्य के साथ साथ संस्कृत औषधि के विषय पे आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कि जब संस्कृत औषधि के विषय में हम लोग जानकारी ले तो संस्कृत पढ़ें, उसमें उसका फ्यूचर भविष्य दोनों की सेवा होगी। अगर संस्कृत आपने नहीं पढ़ा तो आयुर्वेद पे भी आपको महारत हासिल नहीं होगी। आप वही 10 श्लोक की जो इंग्लिश में अर्थ है उसी की दवाइयां आप बनाते रहोगे। फिर इतना उदासीन क्यों है? कोई भी सरकार है, चूंकि मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो, उदासीनता रही हमेशा संस्कृत के विषय में। देखिए, एक बड़े से बड़े विश्वविद्यालय भी निर्माण होने वाले थे झारखंड में, लेकिन कटघरे में है, क्यों नहीं कोई इस पर ध्यान देता है? देखिए, ये काम मेरे नजर में सरकार का नहीं है, लोगों में ही तो इच्छा शक्ति नहीं है। मैं क्यों सीखूं संस्कृत, ये क्लियर अगर हो, वो क्यों ही सीखे संस्कृत। पहली बात, मेरा क्या 2 टाइम का खाना आ जाएगा, रोजगार हो जाएगा, यही है ना मेरा मूल बात में, कि बस 10 इंटर पास करके कुछ हमें। तो मैं फिर हारमोनियम क्यों बजा रहा हूँ? हर कोई तो स्टेज पे नहीं जाता, मेरे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाता है। तो जैसे ही आप संस्कृत सीखते हो तो किसी संस्कृत भाषी से जुड़ोगे जी, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता होगा, तो आपका एक सर्कल अलग हो जाएगा। भाषा बदलते ही साहित्य दूसरा आप हाथ में लेते हो, उसमें आपका बौद्धिक स्तर बदलेगा।
ढंग से अगर देखें तो क्लास 12 तक जो भी हम पढ़ाई करते हैं बहुत कम ही है जिसका जीवन में हम उपयोग करते हैं। तो हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि हम पढ़ें क्यों स्कूल में जाकर के, लेकिन हम उसको मानते हैं कि उससे हम तराशते हैं अपनी बुद्धि को। वो जो हम मैथ्स सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी उसका स्तर बदलता है। तो संस्कृत सीखने से वो दावे के साथ कहा जा सकता है कि वो स्तर में और परिवर्तन आएगा, विद्वान हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्कृत के उत्थान के लिए आपके अनुसार रवि जी क्या प्रयास होना चाहिए लोगों मेरे हम सभी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम सीखें। और वो संस्कृत या ऐसे कई वेबसाइट है, उसमें आता है कि हर मंथ 50,000 स्टूडेंट सीख रहे हैं संस्कृत। क्या भारत में या फिर विश्व में? विश्व में मिला करके। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्यों सीख रहे हैं। अभी 16 संस्कार होते हैं हमारे, उसमें से गर्भाधान पे सबको बहुत इंटरेस्ट है। गर्भाधान मतलब पति पत्नी का विवाह हुआ है, अब अच्छी संतति, अच्छे संतान के लिए क्या नियम है, ये चरक संहिता और संस्कृत में लिखे हुए हैं पूरे। मतलब हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि अच्छी आत्माएं जन्म लें, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है, तभी वो आत्माएं जन्म लेंगी आपके घर में। उच्च घर में उच्च व्यक्ति जन्म लेते हैं, योद्धा के घर में उच्च योद्धा जन्म लेते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो एक संस्कार है, ये रैंडम चीज नहीं है। ये आपको संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। तो संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत आपने पढ़ा तो आपने वो आयुर्वेद का वो श्लोक समझा और उससे आप सपूत पैदा करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि ये बच्चे आजकल हमारा सुनते क्यों नहीं है, ये गलत दिशा में जा रहे हैं क्या। तो या तो आपने उन्हें अन्न नहीं दिया वैसा। हमारे पूर्वज जो अन्न खाते थे वो सही अन्न खाते थे, उन्हें सही संस्कार मिले। अभी क्योंकि जीवन की भागा दौड़ी में शायद उनका परवरिश उस ढंग से नहीं हो रहा हो, दादा दादी के साथ शायद कम समय बीता हो। मतलब संस्कृत से संस्कार जुड़ा रहता है। बिल्कुल, बल्कि दोनों शब्द एक ही है। संस्कृत, संस्कार, संस्कृति। संस्कृत नहीं है इसलिए संस्कृति नहीं है, और इसलिए संस्कार नहीं है। यानी कि जो संस्कृत पढ़ेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से संस्कार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं कि जो हम यदि मेडिकल की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ जर्मनी को जाते हैं तो आप एक से एक विश्वविद्यालय जो संस्कृत में पढ़ाई होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लगता है ऐसा चीजें भारत में होनी चाहिए, फिर हो रही है? और क्यों पढ़ने बोलेंगे, क्योंकि रिसर्च अगर करना है तो उन चीजों पे काम करना है जो कभी नहीं हुई हो। तो जब मैंने 1 करोड़ ग्रंथ बोल दिया आपको, ये अपना डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का ऑफिशियल डेटा है भारत सरकार का, और भारत सरकार इस पे काम कर रही है। बहुत लोग को नहीं लगता कि भारत सरकार काम कर रही है। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम, उस पर 490 करोड़ सैंक्शन किया है भारत सरकार ने, ठीक है। तो जर्मनी क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि कोई एक श्लोक मिल जाए। मुझे जैसे श्लोक मिला था कि जो कॉटन है, जो कपास है, वो सफेद उगता है, लेकिन गुलाबी भी हम सीधा उगा सकते हैं, उगा ही सकते हैं गुलाबी कपास। अच्छा, तो मुझे प्राकृतिक रूप से ये संस्कृत श्लोक है, मुझे मिला हुआ है। तो संस्कृत सीखने से क्या होगा, ऐसे ऐसे श्लोक जब निकलेंगे, उस पर रिसर्च होगा, उस पर पेटेंट बनेगा, उस पर बिजनेस आप बना सकते हैं। तो बहुत लोग जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं होते। किसी ना किसी को इनोवेशन करना होता है, खोजना होता है, फिर उस पर व्यापार बनता है, तब नौकरियां आती है। तो संस्कृत का वही फेज है, अभी नौकरियां नहीं है अभी, लेकिन संस्कृत के टीचर आप बन सकते हैं। संस्कृत भाषा वादनम सिखाना कैसे, उसके टीचर का जॉब बहुत अच्छा है, क्योंकि 50,000 स्टूडेंट जो मैंने बताया हर महीने ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो करियर भी है और इससे भविष्य भी सुधरेगा, भारत का भी। यानी कि अभिभावक का भी होता है कि बाबू तुम संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, क्या है, तुम केवल पंडित बनना है, बाकी तुम्हें दूसरा कुछ तो लाभ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये अभिभावक को भी समझना चाहिए कि अपने बेटा को प्रोत्साहित करे संस्कृत के विषय में। वो बोलते हैं कि बोलचाल की भाषा में, छोटा बच्चा जन्म नहीं लिया कि इंग्लिश से वार्तालाप करते कि मेरा बेटा इंग्लिश सीखेगा तो समाज में इसको तेज तरह समझा जाएगा, संस्कृत सीखेगा तो इसको विद्वान समझा जाएगा, पंडित समझा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पंडित जो शब्द है संस्कृत से जोड़ते हैं, ये नहीं लगता है कि एक मजाकिया शब्द बन के मात्र रह गई है? पहले तो भाषा का बुद्धि से संबंध नहीं है। ये जो फेज रहा है, ये बेवकूफ बनाने का बहुत बड़ा फेज रहा है 30-40 साल, कि इंटरव्यू में फर्राटेदार आप इंग्लिश बोलते हो तो आपकी नौकरी लग जाती है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, अब भाषा लेवलर हो गई है। लेवलर मतलब क्या होता है, अब उससे आपको चुना या छाटा नहीं जाएगा। जैसे एक फैक्ट्री में जिसको एक लेथ मशीन चलाना है, मान लीजिए, अब वो डिप्लोमा करके ITI करके आया, अब उसको डर है कि इंग्लिश में मुझे इंटरव्यू देना है। सामने वाले को पता है कि उसको लेथ मशीन चलाना है, रशियन से बात नहीं करनी है, अमेरिकन से बात नहीं करनी, उसको उसके काम से हम नौकरी पे रखेंगे। तो पहली बात जी, ठीक है। तो भाषा अब लेवलर
अब डिफरेंशिएटर नहीं रहा, पहली बात ये जान ले। और संस्कृत मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्ञान में जितना ढूंढा जाना था सब ढूंढा जा चुका है इंग्लिश में। अब एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, अब कुछ ऐसी चीज जो बची रह गई है, किसी ग्रंथ में कहीं पड़ी हुई है, उसको निकालने के लिए संस्कृत सीखना पड़ेगा। 4 चीजें आनी चाहिए: भाषा का ज्ञान, स्क्रिप्ट लिपि का ज्ञान, विषय का ज्ञान और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति लगभग प्रथम स्थान होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो आप कुछ चीज सीख नहीं सकते हैं। तो इच्छा शक्ति के लिए उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इसकी दुनिया क्या है। दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत को? बच्चे को आप घड़ी में टाइम क्या हुआ है, यहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं। सैल्यूटेशन में जैसे हेलो बोलते हैं तो नमो नमः बोला आपने, एकदम सरल सरल। और बल्कि भाषा ऐसे ही सीखा जाता है। भाषा, समास, संधि, ये विद्यालयों या कॉलेज का तरीका है। हम खोट्ठा या हिंदी या बल्कि इंग्लिश भी सुन सुन के ही सीखे हैं। तो स्पीकिंग जो होता है वो व्यवहार करने की चीज़ है। टूटी फूटी आप बोलिए, सामने वाला या तो सुधारेगा या आप खुद समझेंगे कि यहाँ पर गलती हुई है। व्यवहार में लाएंगे तो ही आप सीखेंगे वो भाषा। यदि आपकी पुत्री होती है तो भास, कालिदास ये सब का नाम सुने हैं, पुत्र होंगे तो क्या आप उसको महर्षि भास बना सकते हैं, या पुत्री होगी तो विद्युत्मा बना सकते हैं? पहले तो प्रवृत्ति पे देखना होगा कि उसकी प्रवृत्ति ब्राह्मण और विप्र प्रवृत्ति है कि नहीं, पहली बात। जब भी कोई आपने ब्राह्मण बोला, यदि ब्राह्मण की प्रवृत्ति क्या होती है, क्या ब्राह्मण प्रवृत्ति होंगी तभी संस्कृत सीख सकती है, इसका अर्थ क्या है? जैसा ज्ञान, 1 घंटा अगर सुनने की क्षमता नहीं है, 10 मिनट सुनने की क्षमता नहीं है, ज्ञान में कोई आकर्षण नहीं है, लीडरशिप में आकर्षण है, पैसे में आकर्षण है, तो आपकी प्रवृत्ति ब्राह्मण वाली नहीं है। तो ब्राह्मण प्रवृत्ति नहीं है तो वो आपको जेल की तरह लगेगा, या लगेगा कि बांधा जा रहा है मुझे। तो प्रवृत्ति अगर है, सुनने की क्षमता है, इंटरेस्ट है, तो पात्रता है। बर्तन आपका बड़ा है, अब उसमें पानी आप डालेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। बर्तन अगर छोटा है, उसमें आप पानी भरेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। तो एक बच्चा का निर्माण कैसे हो सकता है कि वो शुरू में उस सुनने की क्षमता विकास कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो फ़ोन से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये ध्यान नहीं आ रहा कि रील्स से, सोशल मीडिया से संस्कार परिवर्तित होता है। क्योंकि संस्कार शब्द लोगों को लग रहा है कि प्रणाम करना, पैर छूना, ये संस्कार है। नहीं, संस्कार मतलब होता है एक व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार जो आदमी बिना सोचे समझे करता है। मेंटल कंडीशनिंग, मतलब माता पिता नहीं भी हैं तो बचपन में जो हमको सिखाया जाता है, मान लीजिए चप्पल खोल करके घर घुसना है, अब पहले डांट डांट के मान लीजिए सिखाया गया, अब ये आदत मेरी बाहर बेंगलोर भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे तो रह जाएगी वो आदत। तो ये हुआ संस्कार का निर्माण। जब माता पिता नहीं भी हैं तब भी वो मेरे व्यवहार में, उसको कहते हैं संस्कार। तो रील्स में जो हम देखेंगे वो मेरे व्यवहार का पार्ट बनते जाएगा, बनते जाएगा। तो अच्छा और बुरा संस्कार वर्ड ही मैं नहीं यूज कर रहा हूं, मेरे व्यवहार का पार्ट बन जाएगा कि मुझे ग्लैमर ही चाहिए होगा, मुझे फेमस होना है, चाहे डांस करके फेमस होना पड़े, कपड़े कम पहन करके फेमस होना पड़े। उसके व्यवहार में पृथ्वी तत्व तो नहीं है, धीरता नहीं है, धैर्य नहीं है, दिखावटी है, दिखावटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार में दिखावा आ गया है। तो इसलिए पहला जो प्रोविजन है वो है कि फोन से दूर करना पड़ेगा, अगर आपको संस्कार का निर्माण करना भी है तो। दूसरा है प्री स्कूल आपको बंद कराना पड़ेगा। ये जो 1.5 साल 2 साल में भेज देते हैं तो ममत्व तो जो है, ममता जो अगर नहीं रहेगी, छीन हो जाती है, छीन हो जाती है। तो आप सोचते हैं बाद में कि ये जो आज की पीढ़ी है वो माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने वो बॉन्डिंग नहीं बनाई। तो क्या आप गुरुकुल में भेजना चाहेंगे अपने बेटा या बेटी को, या फिर स्कूल में ही देना चाहेंगे? 4300 गुरुकुल है भारत में, उसमें से 15 बहुत शानदार हैं, तो ऑफ कोर्स गुरुकुल में ही भेजना चाहेंगे। आशा करेंगे आपकी बेटी हो तो विद्युत्मा की तरह हो, पुत्र हो तो जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी तरह हो। चलिए, धन्यवाद। और रवि जी के साथ हम आगे भी ऐसा विषय पे चर्चा करेंगे, विशेष रूप से संस्कृत और संस्कार के विषय में। धन्यवाद।